नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेज में। तो जैसा कि हम लोग यूपी टीजीटी की जो सीरीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो हमारा एक प्रैक्टिस सेट पिछले लेक्चर्स में हमने 3-4 लेक्चर्स में कवर किया था। तो आज ये हमारा नया प्रैक्टिस सेट है, तो उसके क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ क्वांटम संख्या से। तो देखिए, क्वांटम संख्या से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। देखिए, पहले लिखा है आकृति से दूसरा आकार। तो जो क्वांटम संख्या होती है एन एल एम एस, तो पहली क्वांटम संख्या या तो आकृति और आकार पहली ही बताती है एन वाली, और एल वाली बताती है उपकोष के बारे में, ठीक है। और इसके बाद जो एस है वो चक्रण बताती है। तो इसके बाद बची आपकी एच एम, ये बताती है अभिविन्यास ओरिएंटेशन के बारे में। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है एम, वो बताती है अभिविन्यास के। ये क्वेश्चन और आप ध्यान रख सकते हो, एन की यानी कि इसकी खोज की थी बोर ने, इसकी सोमरफील्ड ने, और इसकी लैंडे ने, और इसकी उलेनबेक ने, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं खोज के बारे में, ठीक है। तो ये थे इनके खोजकर्ता। इसके बारे में अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को बताती है। तो स्थिति और ऊर्जा को पहली ही क्वांटम संख्या बताती है मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। ये 4 क्वांटम संख्या लिखी हैं जो आपको अभी हमने बताया था, ठीक है। पहली वाली मुख्य से स्मॉल एम से प्रदर्शित करते, ये एल है, ये एम है, ये एस है, ठीक है। तो फिलहाल ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ही है जो आपको बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के 2 परस्पर कक्षों में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का अंतर होता है। जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π का अंतर होता है, ठीक है। ये जो बोर का नियम है उसमें ही बताया था, बोर का जो परमाणु मॉडल है उसमें बताया गया था, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन उसी कोश या सेल में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसे जैसे क्वांटम संख्या बढ़ती है किरमिक ऊर्जा स्तरों के बीच में अंतर घटता जाता है। यहाँ पर आंसर आएगा घटता जाता है, ठीक है। आप लोगों ने अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा होगा तो उसमें पहले पहले जैसे n=1 और n=2 में देखा होगा, तो यहाँ पे स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, फिर ये स्पेस कम होता जाता है धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो ये स्पेस कम होता जाता है, तो जो ऊर्जा का अंतर है वो कम होता जाता है जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। या किरमिक ऊर्जा, कोषों को ये ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अणु बम आधारित है। अणु बम यानी कि एटम बम। एटम बम आधारित होता है आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। अगर हाइड्रोजन बम की बात करें, हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन पे, ठीक है ना। और ये जो एटम बम है, एटम बम को हिंदी में लिखा है अणु बम, ठीक है। तो अणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी धातु का कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु की सतह पर से कौन सा विकिरण प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करेगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कार्यफलन अगर जितना है उससे ज़्यादा ही धातु का अगर फोटोन आपतित कराया जाएगा तो प्रकाश विद्युत प्रवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। तो 0.5 1 से कम है, 0.1 1 से कम है, 0.8 1 से कम है। तो आपका आंसर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्योंकि अगर किसी धातु से अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव अगर वो उत्सर्जन जब भी करेगी जब उसके कार्यफलन से ज़्यादा उसको फोटोन की ऊर्जा दी जाएगी, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं, फिलहाल लिखा है यहाँ पर। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा है, सॉरी ये लिखा है, धातु की सतह से विकिरण द्वारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के आपतित प्रकाश फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो बस आप ये देखना जो भी दिया जाए, अगर जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी तो इससे ज़्यादा वाली हमें देखनी थी, तो वही आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन हम देख रहे हैं, वैसे डिस्कस कर चुके हैं हम, कई बार बताया कि केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, जल एथेनॉल डाईएथिल ईथर का आणविक जो क्वथनांक है वो वैल्यू दी है। जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एथेनॉल का 78.5 और डाईएथिल ईथर का 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनके आणविक बल क्रमशः होंगे। तो ये आणविक बल जो होता है क्वथनांक के कैसे हो जाएंगे, समानुपाती। तो यानी कि आणविक बल भी कैसे हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा जल, फिर एथेनॉल, फिर डाईएथिल ईथर। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल के अणु आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो हाइड्रोजन बंध द्वारा जल के अणु जुड़े होते हैं। जो H2 में बंध होता है वो होता है हाइड्रोजन बंध, और हाइड्रोजन बंध होता है दो प्रकार का आपका, ठीक है। एक होता है अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध और एक होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन। तो जो H2O में होता है वो होता है आपका पहला वाला, यानी कि अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, और दूसरे वाले के आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो, नाइट्रोफिनाल। इस तरीके से फिनाल जो होती है, सॉरी, ऐसे बनी होती है, अरे यार, ऐसे 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 ऐसे, इसके बीच में ये, ठीक है, OH यहाँ होगा और यहाँ पर होगा NO2, तो ये होती है नाइट्रोफिनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त नियम दिया गया किसके द्वारा? तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, ये क्लास 10th में भी है। आधुनिक आवर्त नियम मोजले ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मोजले देखें कहाँ, ये डी ऑप्शन में है मोजले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में कितने तत्व? तो तीसरे आवर्त पहले में, दूसरे में, पहले में 2, दूसरे में कितने, फिर 8, तीसरे में 8, फिर 18, 18, फिर 32, 32, इस तरीके से होते हैं। तो तीसरे आवर्त में कितने तत्व? 8 तत्व है, ठीक है। आंसर यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं जल्दी से। तो आप देख सकते हो इसका आंसर पहला ही है जो आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये डी एंड एफ ब्लॉक से है। तो डी एंड एफ ब्लॉक से हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तत्व कैलिफोर्नियम किस श्रेणी में आता है? तो कैलिफोर्नियम जो आता है वो एक्टिनाइट श्रेणी का तत्व है। तो देखिए ये डी एंड एफ ब्लॉक से क्वेश्चन था ये वाला, और काफ़ी क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक से आ रहे हैं। तो आप डी एंड एफ ब्लॉक से रिलेटेड हमारा जो 12th में चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक, आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो डायरेक्ट जो 11th और 12th के जो लेक्चर आएंगे, अभी तो हम 11th के अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 12th के लेक्चर रेगुलरली अपलोड हो रहे हैं। तो आप जो भी 12th क्लास से आपको क्वेश्चन बताया जाए, और काफ़ी लेक्चर हम अपलोड भी कर चुके हैं लेसन के, तो आप उनको देख लिया कर। तो 12th से डायरेक्ट जो भी आपको पॉइंट बताया जाएगा, उन्हीं पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत भी नहीं होगी, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के एक ही समूह के तत्व रखते हैं, तो वो रखते हैं समान संयोजकता। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि इस तरीके से एक समूह होता है, जो भी होता है उसमें जितने भी तत्व रखे होते हैं सबकी संयोजकता क्या होती है? समान होती है, ठीक है। तो समान देखो क्वेश्चन में दो दिए हैं, समान संयोजकता कक्ष और समान संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो जो समान संयोजकता इलेक्ट्रॉन होगा वही आंसर होगा आपका, संयोजकता कक्ष नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पीवी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पीवी होता है लेड, 4d10 5s2। तो इसका 6 पीरियड में रखा गया है इसको, ठीक है। अब देखिए 6 पीरियड में रखा गया है, ठीक है। आवर्त सारणी के अंतर्गत इस तरीके से रखा गया है। ये कौन से में है, ठीक है। तो ये इसकी डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। आपको सिर्फ याद रखना है कौन से 6वें आवर्त में इसको रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए आवर्त सारणी से क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 56 है आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से? तो आवर्त सारणी के एस ब्लॉक से ये तत्व है, ठीक है। आप देखे होंगे इस तरीके से आवर्त सारणी में। तो यहाँ पर एक रुबिडियम देखते होंगे, रुबिडियम का होता है 55, फिर यहाँ जाएंगे यानी कि क्षारीय मृदा धातु में, तो आपको अगला वाला मिल जाएगा। तो यानी कि अगर और डिटेल में पूछे, एस ब्लॉक के 2 वर्ग हैं, एक क्षारीय धातु, एक क्षारीय मृदा धातु। तो जो क्षारीय मृदा धातु है उसमें आता है आपका कौन सा? 56 परमाणु क्रमांक। ये लिखा है, उसका नाम बेरियम होता है। तो यहाँ पर टोटल आवर्त की संख्या पूछा गया है। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसमें केवल 7 आवर्त हैं और 18 समूह होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये लिखा है 7 क्षैतिज कतारें हैं, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ में। कौन सा परमाणु क्रमांक का युग्म एक समूह के तत्वों को प्रदर्शित करता है? तो देखिए एक समूह के तत्व को तो कौन प्रदर्शित करेगा? 13 और 31। देखिए ऐसा कैसे है, 11 परमाणु क्रमांक किसका होता है? सोडियम का, और 20 कितना होता है? कैल्शियम का। तो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। 12 और 30, 12 होता है आपका मैग्नीशियम का और 30 होता है जिंक का, तो ये भी अलग है, ठीक है। तो ये भी अलग है आपका क्या है? 13 31। 13 कौन सा होता है?
13 आपका होता है बोरान, सॉरी एल्यूमिनियम, और फिर 31 होता है Ga। तो ये एक ही में आता है, बैगन आलू गाजर। अगर आपको याद हो बैगन आलू गाजर, तो ये वर्ग 13 के तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट है आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो पहले आवर्त में कितने हैं, 2, दूसरे तीसरे में कितने, 8 8, चौथे में कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो बस चौथे पाँचवें में 18 है, और छठवें सातवें में 32 होते हैं। जबकि पहले लिख के आता था 7वां आवर्त अपूर्ण है। ठीक है, लेकिन वो पूर्ण हो चुका है अब, लेकिन क्वेश्चन अभी भी आता है तो अपूर्ण ही करना है आपको। आंसर इसका कितना रहेगा, 18 रहेगा। नेक्स्ट है प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्विक प्रकृति घट जाएगी। ठीक है, आंसर रहेगा घटती है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, ये आवर्त में घटती तो हो गया था। अगर आप देखेंगे आवर्त, ये आपका दूसरा आवर्त है, यहाँ से चलेंगे इस तरीके से यहाँ, तो पहले धातु है, फिर अधातु। ठीक है, धातु अधातु उपधातु अधातु 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 अधातु। तो देखो धातु से कहाँ पहुँच गए आप, अधातु तक पहुँच गए। बीच में उपधातु आई, फिर कहाँ पहुँच गए, अधातु पे। तो इस तरीके से ये ऑर्डर क्या है, घटता जा रहा है इस वजह से। तो आवर्त में घटती है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक प्रकृति बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है। तो देखो ऑक्सीजन, देखो पहले तो ऑक्सीजन आप देख सकते हैं, अगर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है तो वो अम्लीय गुण ज़्यादा है। लेकिन यहाँ भी 5 है, इसमें भी 5 है, सभी में ऑक्सीजन कितने हैं, 5। तो अब देखिए हम कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से जाएंगे तो ये अम्लीय प्रकृति घटती जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से घटेगा। तो आंसर क्या रहेगा, अधातु का ऑक्साइड है। तो अधातु है, ये सब के सब क्या है, अधातु है। तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्षारीय प्रकृति, तो अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा अम्लीय इसमें ये है, लेकिन हमें किस में देखना है, इन सब में देखना है, ये एक ही वर्ग में। तो यहाँ ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर N2O5। तो यहाँ पर देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन है। प्रबल, अगर ऐसा जाएंगे आप तो प्रबल क्षार से प्रबल अम्ल, यानी कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति घटती है। तो ऊपर सबसे पहले नाइट्रोजन का, फिर फास्फोरस का, फिर आर्सेनिक का, फिर एंटीमनी का। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय किसका होगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध प्रकट करता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये परमाणु क्रमांक 3 से 6 तक याद रखना, और फिर 11 से 14 तक याद रखना, क्योंकि ये तो पहला वाला विकर्ण संबंध आपसे पूछ लिया जाएगा। तो पहला तो आप जैसे मान लें, अगर आप याद भी कर सकते हो कि लिथियम किससे कर रहा है, मैग्नीशियम से, ये आपने याद कर लिया। कभी हो सकता है बेरिलियम का पूछ दे तो एल्यूमिनियम से, बोरान का पूछ दे सिलिकॉन का। इसके आगे भी आप बढ़ सकते हो, कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस आएगा। ठीक है, तो ये इसका सिलिकॉन, कार्बन का फास्फोरस। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो। हालांकि अगर आप इन 3 को ही रखेंगे तो भी काम बन जाएगा। फिलहाल इसी के कई बार क्वेश्चन पूछा गया, लिथियम किससे गुण करेगा, लिथियम का जो विकर्ण संबंध है मैग्नीशियम से है। नेक्स्ट है अक्रिय गैसों की परमाणुवीयता। अक्रिय गैसों की परमाणुवीयता कितनी होती है, तो 1 होती है अक्रिय गैसें की। आपने हमेशा देखा होगा, या तो He होगा या N होगा, लेकिन नाइट्रोजन वगैरह को N2 के रूप में देखा होगा, क्लोरीन को Cl2 के रूप में। तो जो अक्रिय गैसें हैं उसकी परमाणुवीयता 1 होती है, या परमाणुवीयता 1 होती है। लास्ट क्वेश्चन हम इसको करें, सर्वाधिक धन विद्युत तत्व है, तो इसके बारे में कौन सा है। अब देखो वैसे तो सीजियम होता है, तो सीजियम इसमें कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका पोटेशियम। क्योंकि देखो सोडियम वाले केस में अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे लास्ट में आता है सीजियम। तो लेकिन यहाँ सोडियम है, सोडियम के बाद आता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आता है रुबिडियम। तो यहाँ पर रुबिडियम वगैरह नहीं है, कौन है, पोटेशियम। तो इसकी सर्वाधिक इन 4 के हिसाब से आपका हो जाएगा पोटेशियम आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।